गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ सीखने के अनुभवों का सृजन। देखिए, सीखने के अनुभवों का सृजन क्या है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि अधिगम के आकलन के उपागम में तीन बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। 3 बिंदु बताए थे उपागम के अंतर्गत। मैंने 3 सोपान बताए थे। पहला हमने पढ़ लिया था शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन। पहला हमने पढ़ लिया था शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन। दूसरा है हमारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन। देखिए, पहला हमने पढ़ लिया था शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन में कि शिक्षक द्वारा शिक्षा प्रक्रिया में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य जो कि सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे कि 3 प्रकार के माने गए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इन तीनों प्रकार के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है बालक के सामने। इसमें हमने पढ़ा था व्यवहारगत उपागम, जिसमें ज्ञान उद्देश्य, कौशल उद्देश्य, नैतिक मूल्यों का विकास उद्देश्य आदि को 5 वर्गों में विभक्त किया गया था। ज्ञान उद्देश्य, कौशल उद्देश्य, अभिवृत्ति का विकास, ज्ञान प्रयोग, मूल्यों का विकास। इस प्रकार से उसे 5 वर्गीकरण में 5 प्रकारों में हमने शैक्षिक उद्देश्यों को, शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था। अब है हमारे पास दूसरा शिक्षण बिंदु, दूसरा जो सोपान है वह हमारा उद्देश्य जो हमारा है वह है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन करना। सीखने के अनुभवों का सृजन करना बालक के अंतर्गत सीखने के अनुभवों का सृजन यानी निर्माण करना। इसके लिए शिक्षक को अपने शिक्षण प्रक्रिया में भिन्न भिन्न तकनीकों को अपनाना पड़ता है। देखिए, यह मूल्यांकन की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। आकलन का दूसरा सोपान है। सीखने के अनुभवों के लिए प्रमुख तथ्य और प्रक्रियाएं काम में ली जाती हैं। देखिए, कौन कौन से तथ्य और प्रक्रियाएं काम में ली जाती हैं। इसमें पहला है हमारा इनकी प्राप्ति के लिए, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण के विषय उद्देश्य। शिक्षण के विषय उद्देश्य। शिक्षण के विषय उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियां, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, शिक्षण विधियां और प्रविधियां, शिक्षण सूत्र और सहायक सामग्री, शिक्षण सूत्र और सहायक सामग्री। अगला है पाठ्य पुस्तकें, गृह कार्य, पाठ्य पुस्तकें, गृह कार्य। अगला है शिक्षक और छात्र।
शिक्षक और छात्र। देखिए शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उसके ज्ञान कौशल को विकसित, ज्ञान को, उद्देश्य को, ज्ञान स्तर को विकसित करना, उसके कौशल स्तर को विकसित करना, उसके अभिवृत्ति स्तर को विकसित करना, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये सारे जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसमें बालक के अनुभवों को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाना होता है। निम्न तथ्य और प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं इस पूरी प्रक्रिया में। सबसे पहला है शिक्षण के विषय उद्देश्य। शिक्षण के विषय उद्देश्य, आपने देखा होगा किसी भी विद्यालय में हम जाते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई विषय अवश्य होता है पढ़ने के लिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। तो उसके विषय के एक निर्धारित उद्देश्य होते हैं कि किस विषय का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, जो विषय हम पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक द्वारा हमें पढ़ाई जा रही है, वह हमारे जीवन में कैसे काम में आने वाली है, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, वह हमारे जीवन की समस्याओं से किस प्रकार जुड़ी हुई है, कैसे हम उसके द्वारा अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, ये शिक्षण के विषय उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। सीखने के अनुभवों के सृजन से बालक की निष्पत्तियों द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। बालक के एटीट्यूड द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। कोई बालक किसके लिए, किस उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, वह क्या प्राप्त करना चाहता है, ऐसी उसकी निष्पत्तियाँ होती है, उनसे हमें सहायता मिलती है। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम उस विषय का पाठ्यक्रम हमारे लिए निर्धारित कर दिया जाता है। शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ, अब यहाँ आता है शिक्षक का कार्य। पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया, शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षण के विषय उद्देश्य निर्धारित हो गए, किस विषय को क्यों सम्मिलित किया गया है हमारे पाठ्यक्रम में, क्यों पढ़ाया जाएगा, क्यों पढ़ रहा है बालक उसे, शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ। अब बात आती है शिक्षक उस पाठ्यक्रम का, उस विषय का अध्ययन छात्र को किस प्रकार कराएगा, जब तो उसके अनुभव डेवलप हो सकेंगे, जब तो उसे एक्सपीरियंस प्राप्त हो सकेगा। तो उन शिक्षक द्वारा काम में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियाँ और प्रविधियाँ काम में ली जाती है। पढ़ाने के तरीके की, किस प्रकार से वह किस विषय को, किस समस्या को उसके जीवन से किस प्रकार जोड़ता है। शिक्षण सूत्र और सहायक सामग्री, उसके लिए भिन्न चार्ट, सहायक सामग्री, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, कोई उदाहरण देश विदेश के, करंट के, वर्तमान समाज के, ऐसे उदाहरण व सहायक सामग्री के रूप में ले सकता है। भिन्न शिक्षण सूत्र हमारे सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ऐसे कई सारे हमारे शिक्षण सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदी का अध्ययन कराना है तो सबसे पहले हमें उदाहरण से हम लेते हैं आगमन से निगमन की ओर। तो सबसे पहले हम उसे उदाहरण देते हैं कि आपने ये वस्तु देखी है, आप किस में अध्ययन कर रहे हो, विद्यालय में। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्यालय के दो टुकड़े कीजिए, विद्यालय का अर्थ क्या है, विद्यालय की ऐसे हमें किस बात का ज्ञान कराता है, ये शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है हमारा पाठ्य पुस्तकें और गृह कार्य। इसमें यह भी सम्मिलित होता है कि पाठ्य पुस्तकें बालक के पास होती हैं और उससे संबंधित दिया जाने वाला गृह कार्य भी इसमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और सबसे जो मेन केंद्र बिंदु होता है, हमारा केंद्र बिंदु होता है, वह होता है शिक्षक और छात्र। इस पूरी प्रक्रिया में जो वर्क करते हैं वह कौन करता है, शिक्षक और छात्र। तो सीखने के अनुभवों के लिए हमें निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शिक्षण और सीखना अनुभवों द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। अनुभवों के हेतु बालकों की स्वयं की क्रियाएं सबसे बड़ा साधन मानी जाती है। अनुभवों को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में क्या आता है, बालक की बालक की स्वयं की क्रियाएं काम में आती हैं। सबसे मेन बिंदु यही है कि कोई भी व्यक्ति, आप देखिए हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मैंने देशी भाषा में कहा, मर्जी यानी इच्छा। सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसी काम को ज़्यादा अच्छे से करेगा जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसकी इच्छा समाहित है, जो उसकी इंटरेस्ट का विषय है, उसे ही वह उसी कार्य को वह सबसे ज़्यादा करेगा और सबसे जल्दी ग्रहण करेगा, उससे संबंधित बारीकी से उसका अध्ययन करेगा।
भाई मैंने बता दिया ये तथ्य इस प्रक्रिया में सीखने के अनुभव में समाहित होते हैं। भाई शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, विषय उद्देश्य होने चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, विधि प्रविधि, शिक्षण सूत्र, सहायक सामग्री, पाठ्य वस्तु, गृहकार्य, सब कुछ प्रक्रिया इसमें अंदर है। लेकिन लास्ट में हमने पढ़ा शिक्षक और छात्र, एक तो पढ़ाने वाले शिक्षक की भी उसमें रुचि होनी जरूरी है, तभी वह इंटरेस्ट से पढ़ा सकता है, अपनापन समझ के पढ़ा सकता है। दूसरा होता है छात्र, जिसे सिखाया जा रहा है। अगर बालक की स्वयं की क्रियाएं इसमें सम्मिलित नहीं होंगी, वह मूर्ति बन के इनको ग्रहण करता रहेगा, तो वह अपने ज्ञान का उपयोग कभी नहीं कर सकता, उसके ज्ञान स्तर में कभी कोई वृद्धि नहीं हो सकती। तो सीखने के अनुभवों को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वह होती हैं बालक की स्वयं की क्रियाएँ। सबसे अगर वह सीखने के प्रति उसमें ललक है, अनुभव प्राप्त करने की उसमें ललक है, किसी कार्य को करने की उसमें ललक है, तो वह जल्दी से जल्दी उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जॉन डीवी हमारे यही कहते हैं कि डीवी के अनुसार शिक्षक का परम कर्तव्य यह है कि बालक को सीखने की क्रियाओं के लिए समुचित प्रेरणा और प्रोत्साहन दे। ये सारी प्रक्रिया तो शिक्षण प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया तो शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षक को ये अपने ज्ञान को देने के लिए अपनाए जाने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि बालक के अनुभव को प्रभावित करता है बालक की स्वयं की क्रियाएं। कई बार इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, मोटिवेशन। ये शब्द हम प्रयोग में लेते हैं मोटिवेशन, मोटिवेट करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बालकों से जब काम कराया जाता है, मम्मी पापा जब काम कराते हैं कि आपको मैं 2 चॉकलेट दूंगी, आप मेरा ये काम कर दीजिए, वो 2 चॉकलेट उसके लिए क्या बनते हैं, बालक तुरंत उठता है, फटाफट से वह काम कर देता है। तो वह 2 चॉकलेट उसके लिए क्या है, मोटिवेशन, प्रेरणा प्राप्त करने की, कुछ उसे अच्छा मिल रहा है इसलिए वह काम को कर रहा है। धीरे धीरे उसके काम करने में इंटरेस्ट पैदा होता जाता है, वह बिना मोटिवेशन के, बिना पुनर्वलन के, बिना किसी लालच के उस काम को अपने आप ही करने लग जाता है। धीरे धीरे वह उस काम को सीख जाता है। तो शिक्षक का दायित्व भी यही है, डीवी यही कहते हैं कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का दायित्व ये होता है कि बालक को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए। अगर उसे सही प्रेरणा मिल जाती है तो वह उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो डीवी के अनुसार ये कर्तव्य है शिक्षक का कि बालक को सीखने की क्रियाओं के लिए समुचित प्रेरणा और प्रोत्साहन दे और पर्याप्त वातावरण व अवसर प्रदान करे। प्रेरणा, मोटिवेशन, दूसरा है वातावरण और अवसर। डीवी हमारे कहते हैं कि प्रेरणा भी मिले उसे और उसे सीखने के लिए उचित वातावरण प्रदान करे, अवसर प्रदान करे। कई बार हम ये कहते हुए देखते हैं किसी को कि आप ये काम नहीं कर सकते, रहने दो, आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आपसे हो सकता है तो उस दूसरे व्यक्ति से भी वह कार्य हो सकता है, उस छात्र से भी वह कार्य हो सकता है, बशर्ते आप उसे उचित अवसर प्रदान करें, समय प्रदान करें, वातावरण प्रदान करें। आपने देखा होगा कि कई बार बालक चाहते हुए भी नहीं दौड़ पाता, इच्छा है नहीं दौड़ पाता, उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसे उचित अवसर नहीं दिया गया दौड़ने का, वह आज तक दौड़ा ही नहीं, तो अचानक से आप उसे प्रतियोगिता में उतार देते हो तो यह पॉसिबल नहीं कि वह आगे बढ़ सके। उसके लिए उसे अवसर देना चाहिए, उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसे प्रशिक्षण देना चाहिए, समय देना चाहिए, उचित अनुकूल वातावरण देना चाहिए। तो डीवी यही कहते हैं कि उसे वातावरण और अवसर प्रदान करें जिससे छात्रों को अधिक से अधिक सौदेश्य क्रियाओं को संपादित करने का अवसर मिले। छात्रों को अपनी क्रियाओं को, जो उसने सीखा है, जो ज्ञान उसने ग्रहण किया है पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, शिक्षक के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य उसके निर्धारित किए गए हैं, उन्हें क्रियान्वित करने का उसे उचित अवसर मिल सके, जो कि उसके सीखने के अनुभवों को प्रभावित करता है। देखिए, इसका मैंने ये बताया कि उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसे वातावरण की ज़रूरत है, उसे अवसर की ज़रूरत है। ये मतलब नहीं है इस चीज़ का कि शिक्षक उसे प्रभावित नहीं करता। शिक्षक हर बालक के लिए एक आइडियल होता है। आइडियल मीन्स आदर्श होता है। जैसा आपने घर में देखा होगा कि पेरेंट्स जैसा काम करते हैं, बालक उसी प्रकार का काम करते हैं।
उसका अनुसरण करते हैं। आप जैसा बोलते हो बालक रिपीट करते हैं, आप उसे मारते हो थप्पड़ तो बालक रिपीट मारते हैं। तो उसी तरह कक्षा में, विद्यालय में एक शिक्षक बालक के लिए उसका आइडियल पर्सन होता है। धीरे धीरे जब बालक विद्यालय जाता है तो वह माता पिता का अनुकरण नहीं करता, वह अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। मेरी मैडम ने ऐसा कहा है, मेरे सर ने ऐसा कहा है, मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया है, तो वो उसी को सही मानता है। वह सबसे केंद्र बिंदु होता है इस शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक, जो कि बालकों के अनुभवों को एक उचित व्यवस्था प्रदान करता है। उस शिक्षक संपूर्ण सीखने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसका अपने छात्रों के संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है, वह नियंत्रित करता है। किसकी? छात्र की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? शिक्षक नियंत्रित करता है। छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, मित्रवत रहता है। मित्रवत यानी उसके दुख सुख का साथ निभाता है। अगर छात्र परेशान है तो उसे और परेशान ना करना, सहानुभूति पूर्वक उसकी परेशानी को जानना। इस प्रकार यहाँ पर केंद्र बिंदु शिक्षक ही होता है। विद्यार्थियों का आकलन करते समय पाठ्य वस्तु को छात्रों के स्तर और आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक का यह दायित्व होता है कि जब वह बालक का मूल्यांकन करता है, वह छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, वह उनकी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जब वह अंत में उसका मूल्यांकन करता है तो उसे छात्रों के स्तर और आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रहना चाहिए। छात्रों के स्तर और आवश्यकताओं का, जिससे कि छात्र क्या नहीं हो, हतोत्साहित नहीं हो। छात्रों के स्तर और आवश्यकता कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकता महसूस नहीं करेगा छात्र तो वह किसी प्रकार का अधिगम नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक का मेन दायित्व है कि वह जब उसके साथ रहता है, उसे मोटिवेट करता है, उसे वातावरण प्रदान करता है, उचित वातावरण, उचित अवस्था प्रदान करता है, वह छात्र से मित्रवत व्यवहार करता है, उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो अंत में जब वह छात्र का मूल्यांकन करता है तो उसे छात्रों के स्तर, उसके लेवल और नीड को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि छात्र को क्या चाहिए, वर्तमान में उसकी आवश्यकता क्या है, छात्र की क्षमताएं क्या हैं, छात्र किस दिशा में अपने आप को विकसित कर सकता है। तो ये था हमारे सीखने के अनुभवों का सृजन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मेन प्रक्रिया ये है, शिक्षण के विषय उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाएं, पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाए। तीसरा है उसकी शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ शिक्षक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। शिक्षण सूत्र और सहायक सामग्री का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। पाठ्य पुस्तकें और गृहकार्य भी इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं और शिक्षक और छात्र इसके उस पूर्ण प्रक्रिया के केंद्र बिंदु होते हैं। इस द्वारा छात्रों में अनुभवों का सृजन किया जाता है। इन बिंदुओं के माध्यम से छात्रों में विभिन्न अनुभवों का सृजन किया जाता है। केंद्र बिंदु जो मेन होता है वह शिक्षक होता है। शिक्षक अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाने के लिए इस संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरता है। अगला है हमारा व्यवहारगत परिवर्तन। 3 सोपान बताए मैंने। शैक्षिक उद्देश्यों का प्रतिपादन, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुभवों का सृजन करना, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुभवों का सृजन करना, और तीसरा है हमारा व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन। व्यवहारगत होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन। व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन। व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन, इसमें देखिए पहले हमने शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्य निर्धारित किए, शैक्षिक उद्देश्य छात्रों के निर्धारित कर दिए।
उनकी कि उसे क्या प्राप्त करना है, उसे शिक्षा क्यों ग्रहण करनी है, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक स्तर को हमने सामान्य उद्देश्यों के रूप में व्यवहारगत उपागम के माध्यम से हमने 5 भागों में उनको वर्गीकृत कर दिया। दूसरे में हमने उसके सीखने के अनुभवों का सृजन किया। तीसरे, सीखने के अनुभवों के सृजन में बालक में जो हमने शिक्षण पूरी प्रक्रिया अपनाई थी, उसके द्वारा जो अंतिम जो स्टेप है, अंतिम जो सोपान है हमारा है व्यवहारगत परिवर्तन। जो प्रक्रिया हमने अपनाई थी, शिक्षक द्वारा जो अनुभवों का सृजन किया गया था छात्र के अंदर, वह उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाया है, इस चीज़ का उसे क्या करना है, मूल्यांकन करना है। बालक के व्यवहार परिवर्तन उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों से संबंधित होते हैं। जो व्यवहार परिवर्तन है सभी पक्षों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य जो है वह है छात्र का सर्वांगीण विकास करना। तो जो परिवर्तन होंगे वह उसके सभी पक्षों से संबंधित होंगे, ना कि जैसे हम कहें कि भाई वह शिक्षा ग्रहण कर ले, उसमें समाज में रहना नहीं आए, समाज के साथ वह समायोजन नहीं कर सके, वह अपने आर्थिक जीवन को सुदृढ़ नहीं बना सके, वह अपने पारिवारिक जीवन में स्थायित्व नहीं ला सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वह है छात्र का सर्वांगीण विकास करना। इट मीन्स छात्र के सभी पक्षों को सुदृढ़ता प्रदान करना, परिमार्जित करना। इसके अंतर्गत आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते हैं। किसके? छात्र के। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य का मतलब, आंतरिक होते हैं व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति दो प्रकार के व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। हो सकता है वह बहुत क्रोधी हो, लेकिन समाज में, विद्यालय में, मित्रों के सामने या किसी अन्य अधिकारी के सामने वह अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पा रहा हो। उस क्रोध को वह घर पे जाके निकाल दे, अपने बच्चों पे निकाल दे, अपने किसी बहन भाई पे निकाल दे, अपने माता पिता पे निकाल दे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो इसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है उसके आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यवहारों को सुदृढ़ता प्रदान करना। बालक के व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षा बालक के जो व्यवहार है उसके 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इस शिक्षा का जो उद्देश्य है इन तीनों व्यवहारों को सुदृढ़ता प्रदान करना है। शिक्षा के द्वारा बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, कौशलों आदि को विकसित किया जाता है, आदि में परिमार्जन किया जाता है, उसमें मूल्यों का विकास किया जाता है। व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्य की दिशा में सीखने की क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य की दिशा में सीखने की क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा यह व्यवहारगत परिवर्तन किया जाता है। आधुनिक परीक्षा प्रणाली के 3 मुख्य दोष बताए गए हैं। व्यवहारगत परिवर्तन क्यों आवश्यक है? देखिए, जो मैंने बताया, आधुनिक जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह केवल इस आधार पर चल रही है कि बालक का जो उद्देश्य है वह केवल नौकरी प्राप्त करना रह गया है। नौकरी प्राप्त करना रह गया है, वह केवल सरकारी नौकरी चाहता है, उसको पद की प्राप्ति करनी है, उसको अपने व्यवहार को मजबूत नहीं करना है। तो परीक्षा प्रणाली, ये सब हमारी परीक्षा प्रणाली का दोष है। इसमें 3 हैं। वह पहला, बालकों के सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तनों से संबंधित नहीं है। लिखित परीक्षाएं, यह जो परीक्षा प्रणाली है हमारी वह क्या है? परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। यह सीखने के अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तनों से संबंधित नहीं है। सीखने के अनुभवों
और सीखने के अनुभव व्यवहारगत परिवर्तनों से संबंधित ही नहीं है। परीक्षा प्रणाली हमारी जो लिखित परीक्षा प्रणाली है रटने पर बल देती है। कंपटीशन बहुत है, इतने % मार्क्स लाने हैं, पढ़ना है, रटना है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, बस जो क्वेश्चन वहाँ आ रहा है उसका केवल आंसर सही होना चाहिए। वह हमारे जीवन से किस प्रकार संबंधित है, वह हमारे व्यवहार से किस प्रकार संबंधित है, वह हमें किस दिशा की ओर ले जा रहा है, वह हमें क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहा है, इससे संबंधित नहीं है। हमारी परीक्षा प्रणाली सीखने के अनुभव और व्यवहार से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली केवल और केवल रटने पर जोर देती है, बच्चे को एक प्रतियोगिता के मैदान में उतार देती है। दूसरा है परीक्षा संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर आधारित नहीं होती। पहला तो ये हो गया। दूसरा है संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर आधारित नहीं है। आपने देखा होगा, सबसे पहले कहते हुए सुना होगा, संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर आधारित नहीं है। नहीं है क्यों? आपने देखो कहते हुए सुना होगा इम्पोर्टेंट चाहिए हमको, ये इम्पोर्टेंट चीज है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? ऑल सिलेबस इज इम्पोर्टेंट, पूरा सिलेबस ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि छात्र किसी विषय वस्तु को किसी टॉपिक को छोड़ने के लिए मजबूरी ना हो, उसे सब कुछ पढ़ना पड़े कि कहीं भी सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ मेरे जीवन से संबंधित है। आजकल पूरे जो करस्पॉन्डिंग शिक्षा प्रणाली चल रही है, छात्र हाई लेवल पर एक ही रात में एक 1 वीक सीरीज को पढ़ के ही फर्स्ट डिवीजन बना लेते हैं। क्या है वो? क्या सीखा उन्होंने? कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा, केवल एक डिग्री उनके हाथ में आ गई जिससे वह आगे बढ़ सके। बाकी व्यवहारिक रूप से उनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। तो ये हमारी परीक्षा प्रणाली का ही दोष है, जो कि रटने पर, सबसे पहला तो यही है इसमें कि यह रटने पर बल देती है। यह संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर आधारित नहीं होती है। संपूर्ण पाठ्यवस्तु में से 5, 7, 10 क्वेश्चन उसको इम्पोर्टेंट लगते हैं। इम्पोर्टेंट कैसे? कि वह एग्जाम में आने वाले हैं, वह उनको अपने जीवन से जोड़कर नहीं देखता है, वह केवल इतना देखता है कि यह एग्जाम में पेपर कैसे कौन सी विषय वस्तु से आ जाएगा। तीसरा है, यह परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ नहीं होती। और ये दोष क्यों है? क्योंकि जब मैंने कहा कि एक रात में पढ़कर बालक पास हो जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं नहीं होती। जब मैंने कहा कि एक रात में पढ़कर पास हो जाएगा, इट मीन्स उसने पॉइंट्स को याद कर लिया, उसके विषय में चाहे वह कुछ भी लिख सकता है। उसे सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की, गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अध्ययन करके उसे ग्रहण करने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने केवल माइंड में छाप लिया कि हाँ ये क्वेश्चन है, इससे पॉइंट इसमें लिखने हैं और इससे संबंधित विचारधारा मुझे समझ में आ गई। तो वस्तुनिष्ठ अगर परीक्षा प्रणाली होती तो हमारे जो बालक का जो अनुभव है वह और अधिक सुदृढ़ होता, वह आगे बढ़ने का प्रयास करना। अब इनको कैसे दूर किया जा सकता है? मूल्यांकन के इन तीनों दोषों को कि पाठ्यवस्तु और व्यवहार परिवर्तनों के लिए एक तालिका तैयार कर ली जाए, रटने पर बल नहीं दिया जाए, पाठ्यवस्तु और व्यवहार परिवर्तन के लिए एक सारणी बना ली जाए। रटने पर बल नहीं दिया जाए तो सारणी बना ली जाए पाठ्यवस्तु के लिए कि इसमें से इतने आएंगे, इसमें से इतना आएगा, इसमें से इतना आएगा। दूसरा है, इस तालिका की सहायता से संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर परीक्षा के प्रश्नों को तैयार किया जाए। मैंने कहा ना, संपूर्ण पाठ्यवस्तु पर आधारित नहीं होते हमारे प्रश्न पत्र। तो इस जो सारणी हमने बनाई है उसके आधार पर, उसमें डिवाइड अंकों के आधार पर हमें प्रश्न पत्र तैयार करने चाहिए। प्रश्नों को परीक्षा के प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। तीसरा है कि वस्तुनिष्ठ नहीं है हमारी, तो इसमें वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को समायोजित किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब इन तीनों दोषों को इसमें से हटा दें। जब बालक का ध्येय केवल परीक्षा प्राप्त करना नहीं, पाठ्यवस्तु को, सिलेबस को, शिक्षण उद्देश्यों को अपने अंदर उतारना हो, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना हो, तभी यह मूल्यांकन प्रक्रिया दोष मुक्त हो सकती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोष मुक्त हो सकती है और छात्र अपने शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा प्रणाली, ये मूल्यांकन के लिए या परीक्षा व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन
व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए ये आवश्यक 3 बिंदु मैंने आपको बताए कि जो हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना, उसे कैसे हम परिमार्जित कर सकते हैं, उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले ही बताया था कि जो शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा अपनाई जाती है, जो शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा प्रक्रिया में निर्धारित कर दिए गए हैं, उसका उद्देश्य बालक को आत्मसात होना चाहिए। बालक को ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षा उसने ग्रहण की है वह उसके जीवन से किस प्रकार से संबंधित है, और यह तभी हो पाएगा जब मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया इसलिए दोषपूर्ण हो गई है कि वह वर्तमान में छात्रों को किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन प्रदान नहीं करती। छात्रों को केवल एक दौड़ का मैदान प्रदान करती है कि दौड़िए, रटिए, कैसे भी याद कीजिए किताब को, कैसे भी गोल के पी जाइए, केवल आपको 99.9% मार्क्स आपको प्राप्त करने, आपको टॉप लेवल पर आना है। लेकिन हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया उसका मेन जो उद्देश्य है वह पीछे छूट जाता है कि उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होना है। अगर ये उद्देश्य याद रहे तो बालक दौड़ेगा नहीं, बालक व्यवस्थित रूप से अपने आप को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।